हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपक तोमर, एकलव्य एकेडमी मेरठ में आपका स्वागत है। आज हमारी क्लास का जो सब्जेक्ट है, विषय है, वो है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। भारत में इसके परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे कार्यक्रम किए गए, बहुत सारे प्रयास किए गए, और ऐसा ही नहीं है कि मतलब ये भारत में किया गया, ये विश्व में बहुत सारे देशों में हो चुका था। लेकिन 1950 में जब संविधान हमारा पूर्ण रूप से लागू हुआ, 1947 में हमने आज़ादी पाई, तो ये वो दौर था जिसमें बहुत सारे देश आज़ाद हो रहे थे। और अंग्रेजी जो साम्राज्य था, जो इंग्लैंड का यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड का जो साम्राज्य था, कहीं ना कहीं एक उसके उतार का चरण शुरू हो चुका था। और देश जैसे जैसे आज़ाद होने लगे तो उन्होंने अपनी शिक्षा की रूपरेखा अपने हिसाब से तय करने लगे। लेकिन अगर बात निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात की जाए तो इसके लिए प्रयास जो किए गए हैं वो 1950 के बाद ही नहीं किए गए, 1950 से पहले भी किए गए हैं। यह टॉपिक आपका CTET के लिए, UPTET के लिए और सुपर टेट के लिए और आपका एजुकेशन नेट के लिए, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तरीके से ये टॉपिक ऐसा है, ये सभी मतलब बहुत सारे आपके एग्जाम में काम आएगा। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे कि कैसे कैसे दो तरीके से कवर किए, एक तो आज़ादी से पहले के प्रयास और एक आज़ादी से बाद के प्रयास। तो देखिए, इसमें हम सबसे पहले लेते हैं कि अनिवार्य या RTI 2009 जब लागू हुआ तो इसके लागू होने से पहले इसकी नींव को मजबूत करने के लिए कब कब से प्रयास किए गए थे। तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो RTI की हिस्ट्री या इस प्रकार के कानून की हिस्ट्री, और एक उस प्रकार के कार्य का वर्तमान में क्रियान्वयन। तो देखिए, सबसे पहले लेते हैं हम, टॉपिक का नाम है हमारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं राइट टू एजुकेशन 2009 एक्ट ऑफ, मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में मिलेंगे। तो सबसे पहले बात यह आती है कि भारत में या भारत से अलग किन देशों में इसके लिए प्रयास हुए। तो देखिए, सर्वप्रथम निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था 1842 में स्वीडन ने की। 1842 स्वीडन ने की, उसके बाद 1852 में USA आया, 1860 में नॉर्वे, 1870 में इंग्लैंड और 1905 में हंगरी और पुर्तगाल। USA जो पड़ता है आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, बाकी अधिकतर देश ये यूरोप में पड़ते हैं। तो ये बात आप समझ सकते हैं कि ये वो दौर था जिसमें कहीं ना कहीं यूरोप इन सब चीजों में आगे था। अगर मैं भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात करूं तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में दादा भाई नौरोजी, जिनको उदारवादी लीडर कहा जाता है, जिनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उन्होंने हंटर कमीशन के सामने, हंटर कमीशन 1882 में ये बना हंटर कमीशन, और ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। इसके लिए जब ये अंग्रेजों ने स्थापित किया तो दादा भाई नौरोजी ने निःशुल्क शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं प्रयास करने शुरू कर दिए। इसके बाद शिक्षा के लिए अंग्रेजों के द्वारा एक हटोग समिति बनाई जाती है, उसमें भी इसके प्रयास हुए, भले ही मामूली प्रयास थे। इसके बाद सर इब्राहिम रहमतुल्लाह व चिमनलाल सीतलवाड़, ये दो लोग हैं, इन्होंने 1906 में इसके लिए बहुत प्रयास किया। अब देखिए, प्रयास चल रहे हैं अपने अपने तरीके से, वो एक अलग बात है कि उसमें अंग्रेज क्या दे रहे हैं हमको। सन 1906 यानी कि 1906 में बड़ौदा नरेश सयाजी गायकवाड़, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़ौदा नरेश सयाजी गायकवाड़ ने अपने राज्य के एक गांव में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क प्रदान कर दिया गया, और उन्होंने शुरुआत कर दी, यानी कि अपनी रियासत के एक छोटे से गांव में कहा कि बच्चे 1 से लेकर 5वीं तक की क्लास जो कक्षा शिक्षा है वो फ्री पाएंगे। इससे प्रोत्साहित कौन होते हैं? इससे प्रोत्साहित होते हैं हमारे GK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ये भी भारत के बहुत बड़े उदारवादी लीडर माने जाते हैं और ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु पाए जाते हैं। 1910 में गोखले ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निःशुल्क शिक्षा के लिए था, उसको कहा गया गोखले प्रस्ताव।
इसके बाद अगर हम बात करते हैं सन 1918 यानी कि 1918 में विट्ठल भाई पटेल, देखिए क्रम से चल रहे हैं, आप देख रहे हैं क्रम से कि ये हमने यूरोप के देश लिए, उसके 1882, उसके बाद 1906, उसके बाद फिर 1906, उसके बाद 1910, उसके बाद 1918, तो ये क्रम से चल रहा है। तो विट्ठल भाई पटेल 1918 में विट्ठल भाई पटेल ने मुंबई सरकार द्वारा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करवाई और एक तरीके से अब शुरुआत हो चुकी थी, जगह जगह से प्रयास हो रहे थे। बाद में अगर मैं करता हूं प्रांतीय स्तर पर बात, तो बिहार में 1919, एमपी में 1920, असम में 1926, बंगाल में 1930, मैसूर में 1931, इनमें और प्रांतीय स्तर पर अपने अपने स्तर पर राज्यों ने यह काम करना शुरू कर दिया। 1937 में स्वतः प्रांतीय सरकारों ने यह व्यवस्था लागू कर दी, लेकिन जल्दी ही यह व्यवस्था कहीं ना कहीं मृतप्राय हो गई। एक तरीके से देश बहुत बड़ा था, इतने बड़े स्तर पर कार्यक्रम नहीं चल रहा था, लेकिन फिर भी प्रयास हो रहे थे। अब ये मृतप्राय हो गई। अब देखिए देश आजाद हो गया 1947 में, तो 1950 में संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया और 1950 में जब संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ तो उस संविधान में व्यवस्था की गई कि राज्य व्यवस्था करेगा शिक्षा की। कैसे व्यवस्था करेगा? देखिए, भारतीय संविधान को अंगीकृत करके उसकी धारा 45 बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसकी धारा 45 बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए धारा 45 संविधान को ये निर्देश देती है, संविधान में यह है, उसका निर्देश यह है कि भारत में 1 से लेकर 5वीं तक की जो शिक्षा है वो अगले 10 सालों में निःशुल्क कर दी जाए। तो धारा 45 के अनुसार अगले 10 वर्षों में, वर्षों का समय क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं थी, इतने संसाधन नहीं थे, देश आजाद हुआ था। 10 वर्षों में निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से 6 से 14 वर्ष, कितने, यही भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है कि कितने वर्ष तक फ्री एजुकेशन है? तो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को उपलब्ध फ्री शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कराना था। किंतु ये बात भी पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं हो सकी। मैंने कहा अभी भाई इतने साधन नहीं थे, सरकारें प्रयास करना शुरू कर दिया था, इतना जागरूक नहीं थी, खुद माँ बाप भी इतने जागरूक नहीं है, आज भी नहीं है बहुत सी जगह। इसके पश्चात ये बड़ा ही महत्वपूर्ण, देखिए इसके पश्चात 1993 क्या बोला, 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस का हवाला दिया। केस का नाम था केपी उन्नीकृष्णन, और केपी उन्नीकृष्णन में साफ साफ कहा कि सरकार को या राज्य को ये शिक्षा की व्यवस्था निःशुल्क करा देनी चाहिए। और यहीं से फिर प्रयास बहुत ज्यादा स्तर पर होने लगे और यहीं पर शिक्षा में देखिए महत्वपूर्ण संविधान का 86वां, देखिए याद करने का तरीका 86 और छी और सी यानी कि सी, ऐसे याद करें। 86वां किससे संबंधित है? शिक्षा से। और संविधान का 86वां संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा को क्या बना दिया गया? मौलिक अधिकार। अब तक शिक्षा क्या थी? मौलिक अधिकार में नहीं आ रही थी, फंडामेंटल राइट में नहीं आ रही थी, लेकिन 86वें संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई कि इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया। और फंडामेंटल राइट बनाने के बाद इसे अनुच्छेद 21 है, यानी कि यहां देख रहे हैं आप 21 में एक क्लॉज जोड़ दिया गया, 21A में सम्मिलित कर दिया गया। और उसके बाद 51A किसमें आते हैं? ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं इसमें। और इसमें 11वां मूल कर्तव्य है। देखिए मूल कर्तव्य समय समय पर बढ़ते रहे। अब आज हमारे संविधान में टोटल जो मूल कर्तव्य है वो 11 हैं, और जो 11वां मूल कर्तव्य है उसकी क्या खास बात है? 51A में जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, उसकी खास बात यह है कि जो शिक्षा है वो 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क व अनिवार्य है। और अनुच्छेद 45 में प्रत्येक राज्य का शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य कराना उसका कर्तव्य बनता है। यानी कि ये 2-3 लाइन जो आप पढ़ रहे हैं, ये समझ लेना, किसी भी एग्जाम में बैठोगे ये बहुत आएगा। अभी बीओ का होने वाला है, उसके पर्पज से भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टेट, सुपर टेट और सी टेट में तो बहुत महत्वपूर्ण है ही है। तो यहां फिर समझिए दोबारा, 51A में 11वां जो मूल कर्तव्य है उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य कर दी गई। और अनुच्छेद 45 में प्रत्येक राज्य का
शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य करना उसका कर्तव्य बना दिया गया। यानी कि अब देखिए इसको संवैधानिक रूप से मोड़ दिया जा रहा है। अब सवाल यह आता, क्या भारत एक अनोखा देश है कि जिसमें शिक्षा 1 से लेकर 5वीं तक निःशुल्क कर दी गई? तो इस बात को आप समझ लीजिए, बिल्कुल नहीं। भारत 135वां देश बना है शिक्षा को क्या बनाना, फंडामेंटल राइट बनाना। भारत 135वां देश है, यानी कि इससे पहले 134 कंट्री ऐसे हैं जहां पर शिक्षा ऑलरेडी फंडामेंटल राइट है। अब इसी के आधार पर 86वां संशोधन देखिए 2002 में हुआ है। इसी के आधार पर जब ये 135वां देश बन गया, शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया, तो यहां पर आरटीई राइट टू एजुकेशन पास कर दिया गया 2009 में। अब से पहले क्या होता था, जब भी कोई एक्ट बनता था, जैसे ही आरटीआई बना है राइट टू एजुकेशन 2009, तो उसमें एक लाइन लिखी जाती थी कि ये जम्मू और कश्मीर JNK में लागू नहीं है। और यहां पर लिखा गया 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू कर दिया गया, लेकिन उस समय ये जम्मू व कश्मीर में लागू नहीं था। लेकिन इस लाइन को अब काट दीजिए। अब अगर कोई भी संसद हमारे यहाँ इस तरह का एक्ट बनाती है, अब वो पूरे देश में लागू होता है, वो जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है। तो आरटीआई 2009 1 अप्रैल से 2010 में पूरे देश में पूर्णतः लागू कर दिया गया। दोस्तों अब सवाल यह आता है कि जो एक्ट बना, इसमें कितने अध्याय हैं, इसमें कितने धाराएं हैं, इसके विषय क्या हैं, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण पड़ता है। क्योंकि जो एग्जाम होता है, टीचर का एग्जाम होता है, अलग अलग, हालांकि अलग अलग राज्य की अलग अलग पॉलिसी हैं, लेकिन मूल सबका एक ही है। तो ऐसी स्थिति में जो आरटीई है, इसमें टोटल कितने अध्याय हैं? अध्याय 7। इसमें कितने अध्याय हैं? 7। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इसमें 7 अध्याय हैं और धाराएं कितनी है? 38। अभी मैं इनको आपको विषय के साथ, धारा के साथ डिस्कस करता हूं। देखिए अध्याय 1 में कितनी धारा दे रखी है? 1 से लेकर 2 तक धाराएं। अध्याय 1 में 1 से लेकर 2 तक धाराएं, और इसमें क्या व्यवस्था की गई है? प्रारंभिक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। यानी कि अध्याय 7 है टोटल, और उसमें जो अध्याय फर्स्ट बनता है उसमें 1 से लेकर 2 धाराएं तक किसकी व्यवस्था की गई है? प्रारंभिक निःशुल्क व शिक्षा का अनिवार्य अधिकार। अध्याय 2 में 3 से 5 धाराएं हैं, और इसमें बस केवल इस प्रारंभिक को काट दीजिए। इसमें निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार की बात की गई है, क्योंकि भाई देखो प्रारंभिक शिक्षा तो 1 से लेकर 5वीं तक की होती है, लेकिन भारत में व्यवस्था की गई है 6 से लेकर 8वीं तक भी। तो यहां पर 3 से 5 में किसकी व्यवस्था की गई है? निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। यहां पर प्रारंभिक था। अध्याय 3 क्या कहता है? 6 से 11 धाराएं इसमें, और समुचित सरकार, स्थायी प्राधिकारी, माता पिता का कर्तव्य होगा बच्चे को शिक्षा दिलाना। यानी कि इसमें देखो सरकार को जोड़ा गया, स्थायी प्राधिकारी को जोड़ा गया, माता पिता को जोड़ा गया। इसमें तीनों ही कंसेप्ट लिए गए। ऐसा ही नहीं है कि सरकार की जिम्मेदारी है, ऐसा ही नहीं कि केवल माँ बाप की जिम्मेदारी है, ऐसा ही नहीं है कि केवल स्थायी अधिकारी की जिम्मेदारी है। इसके बाद अध्याय 4 आता, देखिए यहां पर 12 से 28 धाराएं इसमें, और इसमें विद्यालय के और शिक्षकों के उत्तरदायित्व की बात की गई है कि विद्यालय के और शिक्षकों के दायित्व क्या क्या होंगे। अध्याय 5 में 29-30 धाराएं हैं। इसमें प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम पूरा किया जाना, यानी कि इसमें क्या व्यवस्था की गई है कि भाई प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम भी पूरा किया जाएगा। उसके बाद अध्याय 7 क्या है? अध्याय 7 में से एक अध्याय है 6 अध्याय में 31 से लेकर 34 धाराएं हैं। आप इसको जब भी एग्जाम आए, जब इन धाराओं को तुरंत देख लें, इसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर मिल जाता है। बालकों के अधिकारों का संरक्षण, बालकों के अधिकारों का संरक्षण। देखिए पहले क्या होता था, पहले कहा जाता था कि जो डंडा है, जो दंड है, वो बच्चे को कामयाब बनाता है, लेकिन ये धारणा पूरी तरह से बदल गई है। पहले कहा जाता था कि बच्चों को वो पढ़ाया जाएगा जो टीचर चाहेगा, अब ये भी धारणा बदल गई है। अमेरिका में जॉन डीवी हुए हैं, उन्होंने कहा कि शिक्षा बच्चे को पढ़ाई जानी है तो बच्चे को बच्चे के तरीके से पढ़ाया जाना है, यानी कि बच्चे को परेशान नहीं किया जाना, बच्चे को कोई मानसिक और शारीरिक दंड किसी तरह की व्यवस्था मतलब नहीं होगी। यानी कि ना तो मानसिक दंड दिया जाएगा, ना उसको डफर कहा जाएगा, ना उसे बुद्धू कहा जाएगा, और ना उसको पिटाई की जाएगी उसकी, ना उसको डांटा जाएगा बहुत बुरी तरह से। ये साफ साफ इस अधिनियम में कहा गया है। यानी कि बालकों के अधिकारों का संरक्षण कौन से धारा में? 31 से लेकर 34 तक। अध्याय 7 और अंतिम अध्याय, इसमें 35 से 38 यानी कि 35 to 38 हैं। जो भी कुछ बचा हुआ है इस एक्ट में वो सब लास्ट अध्याय में दे रखा, शेष बचा हुआ। तो दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये।
एक तरीके से सारे अध्याय, कितने अध्याय हैं इसमें 7, कितनी धाराएं इसमें 38, और इसके सारे आपके विषय डिस्कस हो गए। अब सवाल यह आता, ये जो RTI राइट टू एजुकेशन बना 2009, इसमें कितने पैसे खर्च केंद्र करेगा, कितने पैसे राज्य करेगा? तो इसमें एक निश्चित रूप से अनुपात बना दिया गया, केंद्र और राज्य। केंद्र का हिस्सा कितना होगा 65 और राज्य का हिस्सा कितना होगा 35, यानी कि 65:35 में ये दोनों में बांट रखा है। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब सवाल ये आता, कितनी दूरी में, इस एक्ट के अनुसार कितनी दूरी में एक प्राइमरी विद्यालय होना चाहिए, एक उच्च प्राइमरी विद्यालय होना चाहिए? देखिए इस बात को समझ लीजिए, 1 से 5 का जो विद्यालय है, पहली क्लास से 5वीं क्लास तक का विद्यालय, वो कम से कम 1 किलोमीटर के बीच में स्थापित होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होता है कि भाई बच्चों की संख्या बहुत बढ़ रही है, कस्बा है या, तो वहां 2-3 भी हो सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन कम से कम क्या होना चाहिए, कम से कम 1 किलोमीटर के दायरे में 1 से 5वीं तक का विद्यालय होना चाहिए। और अगर मैं 6ठी से 8वीं तक के विद्यालय की बात करूं, उच्च प्राइमरी की बात करूं, तो कम से कम 3 किलोमीटर के उसमें होना चाहिए। वो अलग बात है कि कई पास भी होते हैं, लेकिन कम से कम ऐसी व्यवस्था। क्यों? अगर ऐसा नहीं होगा तो सरकार का कर्तव्य है, सरकार की ड्यूटी है, फंडामेंटल राइट है ये पब्लिक का, कि वो उसे बना के देगी। अब सवाल ये आता है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है, महिला रिजर्वेशन भी दिया जा रहा है, बहुत सारी चीजें की जा रही हैं। तो विद्यालय प्रबंध समिति जो है उसमें 50% महिलाएं होनी आवश्यक हैं। ये भी इस एक्ट का रूल है कि विद्यालय प्रबंध समिति में कितनी महिला होनी चाहिए, 50% महिलाएं होनी चाहिए। अब साफ साफ लिखा हुआ, मैंने भी पहले डिस्कस किया, ना तो शारीरिक दंड दिया जाएगा ना मानसिक दंड दिया जाएगा, कोई किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा, टीचर को दंड देने का कोई अधिकार नहीं है, साफ साफ लिख दिया गया। यानी कि बच्चे को प्रेम से पढ़ाना है, बच्चे को तरीके से हैंडल करना है, उसकी कोई भी व्यवस्था ऐसी ना हो कि उसे मानसिक और शारीरिक पीड़ा पहुंचे। अब सवाल ये आता है, भाई कितने बच्चों पर कितने टीचर होने चाहिए? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1 से 5वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उसमें 60 बच्चों पर 2 टीचर की व्यवस्था की गई है। एक तरीके से कह सकते हैं भी 30 बच्चों पर 1 टीचर। और अगर बच्चे होते हैं 90 तो 3 टीचर। लेकिन अगर 120 टीचर होते हैं तो 4 टीचर, और बच्चे होते हैं अगर 150 तो 5 टीचर की व्यवस्था की गई है। कितने की? 5 टीचर की व्यवस्था की गई है। और एक बच्चा बढ़ते ही, यानी कि 151 होते ही, 151 से लेकर 200 तक का जो आंकड़ा, देखिए समझिए इस बात को, 151 से लेकर 200 तक का जो आंकड़ा, उसमें 5 टीचर होंगे और 1 प्रिंसिपल भी होगा। 5 टीचर और 1 प्रिंसिपल की व्यवस्था कितने पे की गई है? 151 टू 200 स्टूडेंट। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है RTI के तहत, कितने बच्चे। और देखिए 1 से लेकर 5वीं क्लास तक का वो अलग है, और 6 से लेकर 8वीं क्लास तक का जो रेशो है वो अलग है। कक्षा 6ठी से 8वीं तक का व्यवस्था क्या है? 1:35। जैसे वहां पर 1:30 यानी कि 1:30 था, यहां पर कितना 1:35, यानी कि 35 स्टूडेंट पर 1 टीचर होगा। और एक बात और व्यवस्था की गई है, पहले क्या होता था, टीचर पहुंच रहे हैं, लेट पहुंच रहे हैं, नहीं, अब कहा गया टीचर कॉलेज स्कूल खुलने से 1 घंटा पहले पहुंचेगा, ये कंपलसरी है। और टीचर स्कूल बंद होने के बाद 1 घंटे तक वहीं रुकेगा, यह व्यवस्था इसमें की गई है। अगर ऐसा नहीं होगा तो दंड का भागी होगा। यानी कि विद्यालय खुलने से 1 घंटा पहले और बंद होने से 1 घंटा बाद में टीचर वहीं रहेगा। अब सवाल यह है कि भाई 1 सप्ताह में कुल कितने कार्य घंटे होने चाहिए? देखिए 1 सप्ताह में कुल कार्य जो दिन हैं उनमें कम से कम 45 घंटे की व्यवस्था की गई है कि इतने घंटे पढ़ाई होनी आवश्यक है। दोस्तों मैंने इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, और अगर आप देखेंगे किसी भी टेट को, सी टेट को, सुपर टेट को, सी टेट का अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो आपको कई सारे क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे। कोई ये 15-20 मिनट का वीडियो है, आपका क्लास है, आप इसे 2-3 बार सुने तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई चीज दिक्कत होती है, समझ में नहीं आती है, तो आप उसका वीडियो मतलब उसमें मैसेज डाल सकते हैं, तो मैं उसको देखूंगा और उसको और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि आपके मैसेज, आपकी लाइकिंग, आपका मोटिवेशन वो हमको मोटिवेट करता है और हम और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। ये बात जरूर ध्यान रखना। 86 यानी कि 6 और सी, शिक्षा, 86 शिक्षा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आमतौर पर वैसे भी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये मैंने कॉमन टॉपिक लिया है, आप इसको बहुत अच्छी तरह पढ़िए और कोई भी समस्या हो तो मुझे बताइए। ओके, थैंक यू।